Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. So, we were studying physical world, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देखा था और रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस देखा था. थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे वो, लेकिन अब जो हम आगे दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज, वो लास्ट दो टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के और वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे. उसमें आप अभी आने वाले चैप्टर्स के लिए कुछ बेस बना सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है फोर्सेस इन नेचर. फोर्सेस इन नेचर. वैसे बहुत तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. फोर्स क्या होता है? एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी तरह के स्टेट में चेंज ला दे. किसी बॉडी में किसी भी तरह का चेंज लाना हो तो उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है. वो चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. मोशन में है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है. हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज करना हो आपको, हो सकता है उसकी स्पीड कम करनी हो, उसकी स्पीड बढ़ानी हो या उसको रोकना हो, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो. तो इन सब के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है जो कहलाता है फोर्स. अब फोर्सेस बहुत तरह के हो सकते हैं. नेचर में बहुत तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर सबको कंबाइन करके ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए तो मेनली 4 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. कितना तरह के? 4 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए तो सारे फोर्सेस मिलकर 4 फोर्स बन जाते हैं. कौन से? हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे. पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पता है आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा. पूरा 11th क्लास में भी आप आगे जाके चैप्टर पढ़ने वाले ग्रेविटेशन नाम का. क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास है. अब हर बॉडी के पास में मास होता है तो बोला जाएगा इस यूनिवर्स में हर दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. बाय फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी ऐसी दो बॉडी जिनके पास में मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बाय फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का गवर्निंग लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हर फोर्स का एक गवर्निंग लॉ होता है, मतलब उसकी वैल्यू बताने के लिए काम में आता है. तो इसके लिए भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम में आता है. पढ़ा होगा आपने. क्या बोलता है वो? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, प्रोडक्ट के दोनों के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. ठीक है, आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको. अब हमको देखने इसकी प्रॉपर्टीज. मेन जो आ जाती है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स की. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? सबसे पहला कि ये एक तरह का यूनिवर्सल फोर्स है. कौन सा फोर्स? यूनिवर्सल फोर्स. यूनिवर्सल फोर्स मतलब ये यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, चाहे कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट हो, कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो, माइक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक हो, उनके बीच में डिस्टेंस कितना भी हो, मीडियम कोई सा भी रखा हो, शेप कैसा भी हो, साइज कैसा भी हो, सबसे इंडिपेंडेंट होके हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है. इसलिए ये यूनिवर्सल फोर्स है. फिर लॉन्ग रेंज फोर्स है. लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस तक के अप्लाई होता है. ये इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक के अप्लाई हो सकता है, इसलिए लॉन्ग रेंज फोर्स. फिर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. मतलब कोई भी दो बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स से हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कभी भी रिपेल नहीं करेगी. हमेशा अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या होता है? जिसमें फोर्स जो हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो. हर वो फोर्स
जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो वो बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने वाला फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, दैट इज उसमें फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, इसलिए ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है और साथ में मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक हर तरह की बॉडीज के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर आगे बढ़े तो अगला आया कि इसका कॉज। कॉज मतलब यहां पे एक्सचेंज पार्टिकल की बात हो रही है। किसकी? एक्सचेंज पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है कि जो भी फोर्सेस फील्ड फोर्सेस होता है, फील्ड फोर्सेस मतलब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया बिना फिजिकल कांटेक्ट करे। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है बिना फिजिकल कांटेक्ट के, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा होगा, उनकी फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है। कोई ना कोई एक पार्टिकल की जरूरत पड़ती है उनके फील्ड के आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, है ना। जब भी कोई फील्ड फोर्स की बात होती है तो एक एक्सचेंज पार्टिकल वहां पे जरूरी होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो एक्सचेंज पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन्स। हर तरह के फील्ड फोर्स के लिए एक एक्सचेंज पार्टिकल जरूरी होता है, जो यहां पर कौन है? ग्रेविटॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चारों तरह के फोर्सेज है उनका डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक्सचेंज पार्टिकल बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल बोला जाए या फील्ड पार्टिकल बोला जाए तो वो ग्रेविटॉन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स के अलॉन्ग एक्ट करता है। ये दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसके अलॉन्ग एक्ट करता है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स हो गया एक तरह का। नेक्स्ट, ये एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसके अंदर अगर आपको किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। फील्ड के अंदर अगर आपको कोई भी पार्टिकल को मूव करना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो जो वर्क है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो। किससे? पाथ से। मतलब आपको इस बॉडी को यहां से यहां लेके जाना था, मैं डायरेक्ट यहां से यहां ले जा सकता हूं, या फिर मैं कहीं घुमा के यहां ला सकता हूं, या फिर मैं कुछ जिगजैग पाथ से फॉलो करके यहां ला सकता हूं। मेरे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो वर्क लगेगा, जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, उसके पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा तरह का फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब इसमें वर्क डन जो होता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई ग्रेविटेशनल फोर्स की। यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब यूनिवर्स में हर पार्टिकल पे अप्लाई होगा। लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक के भी अप्लाई होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, एक्सचेंज पार्टिकल इसमें ग्रेविटॉन्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको, सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहां पर दो तरह के फोर्सेस की बात हो रही है। दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, भले अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दो मैग्नेट्स आपस में जो फोर्स लगाते हैं, भले अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। अब कई एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया, कई लॉज में ये प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपस में सेपरेबल नहीं होते। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक ही जैसे होते हैं, मतलब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिज्म नहीं आ सकता, बिना मैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपस में सेपरेट नहीं किया सकते, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसकी हमको प्रॉपर्टीज समझनी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? पहली प्रॉपर्टी, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कैसा?
लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक के लिए पॉसिबल होता है। फिर ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। फिर सेंट्रल फोर्स होता है, कई सारी प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी, सेंट्रल फोर्स होता है। नेक्स्ट अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दैट इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो सकते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रॉपर्टी और रह गई थी, वो यहां पर मैं कंप्लीट कर दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब सबसे वीक फोर्स होता है नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हम चारों फोर्सेस पढ़ेंगे उनमें सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उनकी रेंज भी हम देखेंगे कि कैसे वेरी करते हैं। अभी हम आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा फोर्स? स्ट्रॉन्ग फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर करें तो ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंपैरिजन हो गया। देन आगे बढ़े तो ये एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सब चीजें समझा चुका हूं मैं इसके अंदर ग्रेविटेशन में। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब वर्क डन डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर आगे बढ़े तो इसका एक्सचेंज पार्टिकल, ये भी एक तरह का फील्ड फोर्स है, तो इसके अंदर भी एक एक्सचेंज पार्टिकल लगेगा। एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है इसका? इसका एक्सचेंज पार्टिकल होता है फोटोन। क्या? फोटोन। फोटॉन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना, मैग्नेट्स का आपस में अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाना क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है वो, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के एग्जांपल हो गए। ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जांपल आप कैसे बता सकते हैं? प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, सैटेलाइट्स का अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना और नए स्टार्स का फॉर्मेशन, ये सब चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसकी कोई प्रॉपर्टीज, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है और लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की। आगे बढ़े तो हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ फोर्स आता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो। तो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखने वाला जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स भी बोला जा सकता है। सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स बोले तो भी चल जाता है। तो ये जो फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है कि प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो प्रोटॉन्स का 10⁻⁻15 मीटर के अंदर होना, फिर भी एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद उसके अंदर स्टेबल होना, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होना पड़ेगा, जो कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इट इज द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इसकी प्रॉपर्टीज,
इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होगी इसकी? सबसे पहली, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ न्यूक्लियस की रेंज में पॉसिबल होता है, एप्लीकेबल होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद में ये लगना बंद हो जाता है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स हुआ एक तरह का। फिर अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का होता है मतलब हमेशा न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। फिर नॉट अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं है, मतलब अट्रैक्ट करेगा लेकिन सिर्फ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा उसको वो, ठीक है। सेंट्रल फोर्स नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है ये, ठीक है। सेंट्रल फोर्स भी नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, और डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी ओबे नहीं करता, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता। दैट इज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये ओबे नहीं होता यहाँ पे ओबे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे नहीं होता। फिर और क्या हो सकता है? एक्सचेंज पार्टिकल। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो होता है मीजॉन। मीजॉन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, जिसको पाई मीजॉन भी बोला जाता है। कई जगह आपको पाई मीजॉन लिखा हुआ भी दिखेगा, लेकिन अगर सिर्फ मीजॉन लिख दो तो भी चलेगा, पाई मीजॉन्स या मीजॉन्स, ठीक है। तो ये था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और इसके ऊपर डिस्कवरीज चल रही है, क्योंकि न्यूक्लियर रेंज के अंदर जाकर फिर उसके फोर्स के बारे में स्टडी करना, तो इतनी प्रॉपर्टीज उसके अंदर काफी ज्यादा हो जाती है। अभी और उसके ऊपर डिस्कवरीज धीरे धीरे करके चल रही है। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट आता है जो लास्ट टाइप ऑफ फोर्स है हमारा फंडामेंटल फोर्स, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको वीक फोर्स भी बोला जाता है। ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में लगता है जब रेडियो एक्टिव डीके होता है। किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव डीके में पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। वो जब पार्टिकल्स रिलीज हुए, जैसे बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और साथ में एक न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, ये शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करते, शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स है। तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए जब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस बीच में इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स एग्जिस्ट होता है। वो कौन सा फोर्स है? वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जब वो रेडियो एक्टिव डीके में रिलीज हुए हो, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं। इस फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है, बहुत थोड़ी सी चीजें हमको पता है वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अभी धीरे धीरे करके इसके ऊपर भी डिस्कवरी चल रही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम कुछ ही चीजें देख पाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सबसे पहली चीज तो कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फिर शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब ये भी 10⁻⁻16 मीटर की रेंज में एग्जिस्ट करता है, और छोटी रेंजेस में आ जाता है ये। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स हुआ। फिर एक्सचेंज पार्टिकल, इसका एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है? इसका एक्सचेंज पार्टिकल होता है वेक्टर बोसॉन। क्या कहलाता है? वेक्टर बोसॉन, ठीक है। इसके बारे में और चीजें भी डिस्कवर होना बाकी है, लेकिन ये कुछ चीजें हुई। अब एक और चीज, ये वाला भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मतलब नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है।
इसका अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन करें तो ये 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। कितना? 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इसका कंपेरिजन करें तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना टाइम्स हो गया? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हुआ। ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 25 टाइम्स होता है। कितना? 10 टू द पावर 25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 25 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये इससे और इससे दोनों से वीक है, लेकिन इससे फिर भी 10 टू द पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अगर हम रेशियो देखना चाहें सारे फोर्सेस का, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला आया, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स आया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आया या न्यूक्लियर फोर्स बोला जाए उसको। तो अगर हम इन चारों का रेशियो देखें तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर 1 ले रहे हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स उसका 10 टू द पावर 25 टाइम्स हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका 10 टू द पावर 36 टाइम्स हो जाता है। 1 इसके कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरिजन में ये 10 टू द पावर 25 टाइम्स, ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स और ये 10 टू द पावर 38 टाइम्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ इनका ऑर्डर। इस तरह से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट रेशियो है, अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग भी हो सकता है। तो ये हुआ वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे टॉपिक समझ में आएंगे इसमें, फोर्सेस इन नेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज, कुछ कंजर्वेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, कुछ कंजर्वेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर जो कभी वायलेट नहीं किया सकते, जिन्हें कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता, और जिसके बेसिस पर हमारा अधिकतर पूरा फिजिक्स बेस्ड होता है। फिजिक्स के ज्यादातर फिनोमेना आप इन कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, नेचर के ज्यादातर फिनोमेना। तो कुछ कंजर्वेशन लॉज है, कौन से? पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे हम आगे जाके अलग अलग चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जो आपने पहले 9th और 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा पहला टॉपिक है। क्या बोलता है ये? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, the total momentum of a system is conserved. The total linear momentum of a system is conserved. In the absence of external force, the total linear momentum of a system remains conserved. That is, total initial momentum of the system is equal to total final momentum of the system. In the absence of external force. External force के absence में system का momentum कभी change नहीं होता। ये आप कोलिजन में बहुत अच्छे से देख चुके हो। 9th क्लास में आपने कोलिजन नाम का एक टॉपिक देखा होगा जिसके अंदर आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया था कि एक m1 मास की बॉडी u1 मास से u1 वेलोसिटी चल रही है, एक m2 मास की बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही है, जिसमें u1 बड़ा है u2 से। अब ये दोनों आगे जाके कहीं कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद में इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। ये m1 मास की बॉडी अब v1 वेलोसिटी से चलेगी, ये m2 मास की बॉडी अब v2 वेलोसिटी से चलेगी, जहां पे v1 छोटा होगा v2 से, आगे वाला तेज चलने लगेगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा के यहां से आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, कोलिजन में काम में आता है ये, और रिकॉइलिंग ऑफ गन में इसका एग्जांपल देखा जा सकता है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में इसके एग्जांपल देखा जा सकता है, और बहुत सारी जगह इसके एग्जांपल देखे जा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? In the absence of external force, the total linear momentum of a system remains conserved. That is, total initial momentum of the system is equal to total final momentum of the system. ठीक है, तो ये सिस्टम की बात करता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहला कंजर्वेशन लॉ। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोमेंटम की एंगुलर एनालॉगी होती है। हम अभी 11th क्लास में रोटेशनल मोशन देखेंगे, जहां पर हम सारे लीनियर मोशन वाली टर्म्स की एंगुलर एनालॉगी देखेंगे, रोटेशनल एनालॉगी देखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का अगर फॉर्मूला देखना चाहें, L इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास की एंगुलर एनालॉगी होती है, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, हम 11th क्लास में रोटेशन मोशन में आगे जाके समझेंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, जहां पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो LR है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है जैसा ये था वैसा का वैसा सेम ये भी है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स था, उसका एंगुलर एनालॉगी हो गया यहाँ पे टॉर्क, रोटेशनल एनालॉगी टॉर्क हो गया। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स total momentum of the system remains conserved. In the absence of external torque, total angular momentum of the system remains conserved. ठीक है, इसके एग्जाम्पल कहां देखने मिल सकते हैं? इसके एग्जाम्पल देखने मिलते हैं टॉर्नेडो में, भवंडर जैसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, बाहर तरफ एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, अंदर तरफ एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है। आई बढ़ेगा, ओमेगा कम हो जाएगा, आई कम होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। अंदर जाते हैं, आई कम हो जाता है तो ओमेगा बढ़ जाता है। बहुत सिंपल से एप्लीकेशन है, टॉर्नेडो में देखने को मिलता है। इलिप्टिकल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल मोशन करते हैं। जैसे ही वो सन के पास में आते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जैसे ही वो सन से दूर जाते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इसका एक बेसिक समझना है कि क्या बोलता है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी होगी आपने इससे पहले भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे आपने इसके, बहुत सारे। जैसे ट्यूबलाइट, लाइट हम हर जगह यूज करते हैं, कैसे आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फैन कैसे आ रहा है, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारी एनर्जी के इंटर कन्वर्जन आपने प्रैक्टिकली देखे होंगे। तो वो सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दैट इज एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये लॉ के एक्सेप्शनल केसेस बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने पढ़ी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, यहां पर वर्क डन आ जाता है, और यहां पर दूसरी एक और चीज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ जाते हैं। कौन से फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन आता है तो कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। तो वहां पे हमको लॉस ऑफ एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन वो हीट के फॉर्म में चली जाती है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बराबर एनर्जी आ जाता है। यहां पर एनर्जी बराबर एनर्जी कर रहे थे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बराबर एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में इसका एक एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
सेकेंड, रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर बहुत हाई स्पीड से मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो अप्रोच कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, तब उनका एनर्जी मास का इंटर कन्वर्शन एप्लीकेबल हो जाता है, E इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्लियर? तो इसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, बाकी ज्यादातर फिनोमिनास में ये वायलेट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो कंजर्वेशन लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक फंडामेंटल लॉ है, हर जगह अप्लाई होता है। क्या बोलता है ये लॉ? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को सिर्फ आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है। आगे जाके हम इन सारे लॉस को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर कोई सा लॉ समझ में नहीं आया हो तो, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। कंजर्वेशन लॉस, 4 कंजर्वेशन लॉस एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा? पहला, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसके एग्जांपल्स कहां पे देखने मिले? रिकॉइलिंग ऑफ गन, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या बोला? सारी रोटेशनल एनालॉगी लग जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, इसका फॉर्मूला बनता है एंगुलर मोमेंटम का। आई कम होगा ओमेगा बढ़ जाएगा, आई बढ़ेगा ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बताएं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो चार्ज को, ना आप क्रिएट कर सकते हो नया, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कंजर्वेशन लॉज। इसी के साथ हमारा 11th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमने कई कवर भी करे। आप बाकी कुछ बुक्स की हेल्प ले सकते हैं जिसमें आप थ्योरी रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी प्रेफर करूंगा मैं, और दूसरी बुक्स भी हो सकती है जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्री स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपको जो भी हेल्प लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आगे जाके उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो इट्स टाइम टू take leave. Take care of yourself and your families. Thank you.